इस वीडियो में हम राजपूत वंश पढ़ेंगे और ये प्राचीन भारत का अंतिम वीडियो है। इसके बाद मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहले तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार वंश, सेन वंश, पाल वंश और कश्मीर वंश पढ़ा था। तो इसका थोड़ा भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश भौगोलिक स्थिति में यहाँ गुजरात वाले क्षेत्र में देखे थे, और सेन वंश पाल वंश वो पश्चिम बंगाल और सेन वंश है कुछ उड़ीसा में भी देखे थे, और पाल वंश है जो पश्चिम बंगाल और बिहार में, और कश्मीर का राजवंश देखे थे। तो कश्मीर का राजवंश यहाँ देखे थे हम लोगों ने। तो अब क्या पढ़ना है, आगे हम लोग को पढ़ना है राजपूत वंश। तो राजपूत वंश का भौगोलिक स्थिति मैप में पहले देखते हैं। राजपूत वंश आज हम पढ़ेंगे राजपूत वंश में गढ़वाल वंश जिसे राठौर भी कहते हैं, चौहान वंश, परमार वंश और चालुक्य वंश। तो चौहान वंश का गढ़वाल वंश या राठौर वंश का अगर भौगोलिक स्थिति देखें भारत में तो उनकी राजधानी थी वाराणसी। तो वाराणसी ये उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में यहाँ था गढ़वाल वंश, यहाँ थे गढ़वाल वंश। चौहान वंश की बात करें तो इनकी राजधानी थी अहिछत्र, और बाद में अजय राज द्वितीय के द्वारा राजधानी बनाई गई राजस्थान के अजमेर में। तो राजस्थान के अजमेर में यहाँ पे राजधानी बनाई गई। तो मुख्य रूप से देखें तो यहाँ पे चौहान वंश थे, यहाँ पे चौहान वंश थे। और परमार वंश की बात करें तो इनकी प्राचीन राजधानी देखें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में था, और लेकिन बाद में इनकी राजधानी जो बनी मध्य प्रदेश के उज्जैन के दक्षिण में एक पड़ता है जिसका नाम है धारा नगरी। तो धारा नगरी में इनकी राजधानी बनाई गई यहाँ पे। तो यहाँ से इसका देखें तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे परमार वंश हो गया। और एक है चालुक्य जो कि गुजरात में थे। ये वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और बेगी के चालुक्य नहीं, ये गुजरात के चालुक्य हैं जिसे सोनलकी वंश भी कहते हैं। ये गुजरात वाले में थे और इनकी राजधानी थी अहिलवाड़ा थी जो कि प्राचीन है, जिसे गुजरात में देखेंगे तो गुजरात वाला में क्या मिलेगा, पाटन मिलेगा। एक गुजरात में पाटन, वहाँ पे अभी आधुनिक में होगा। तो हमें पढ़ना है गढ़वाल वंश, चौहान वंश, परमार वंश और क्या पढ़ना है, चालुक्य जो कि गुजरात में है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे गढ़वाल वंश, यहाँ चौहान वंश, यहाँ चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य वंश या फिर सोलंकी वंश, और यहाँ पे परमार वंश। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम देखें अगर ये राजपूत वंश का जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, तो चंद्रवदाई की एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसके द्वारा हमें जानकारी मिलता है 4 राजपूत वंशों के बारे में, जो कि एक ऋषि वशिष्ठ जो थे उनके द्वारा एक यज्ञ करवाया गया था अरावली पर्वत के माउंट आबू पर, जो कि राजस्थान में है। यज्ञ कुंड से
4 वंश उत्पन्न हुए थे जिसे राजपूत वंश कहा जाता है। और इसी में प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश जिसे सोलंकी वंश कहते हैं, और चौहान वंश उत्पन्न हुए थे। और इसकी जानकारी पृथ्वीराज रासो की पुस्तक चंद्रवदाई के द्वारा जो लिखी गई है इनमें मिलती है। तो PPCC 4 वंश उत्पन्न हुए थे, गुजर प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश। चंदेल वंश नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए गढ़वाल वंश या फिर राठौर वंश से स्टार्ट करते हैं। गढ़वाल वंश या फिर राठौर वंश में संस्थापक इसका हुआ चंद्र देव, इसका संस्थापक हुआ। और इसकी राजधानी थी पहले वाराणसी, बाद में बनती है कनौज। वाराणसी राजधानी थी, बाद में कनौज इसकी राजधानी बनती है। और इसमें सबसे प्रतापी शासक जो हुआ गोविंद चंद्र, शक्तिशाली या फिर प्रतापी शासक गोविंद चंद्र हुआ। और इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। कुमार देवी के द्वारा एक सारनाथ का अभिलेख लिखा गया है जिसमें वर्णित किया गया है किसके बारे में, तो वो जो सारनाथ का अभिलेख है जो कि कुमार देवी के द्वारा लिखा गया है उसमें राठौर वंश के बारे में और चौहान वंश के बारे में भी, दोनों की वंश के बारे में जानकारी मिलता है सारनाथ के अभिलेख से, जो कि कुमार देवी के द्वारा अभिलेख था। और गोविंद चंद्र की कुमार देवी पत्नी थी। और एक कुमार देवी जो थी उनकी पत्नी का नाम क्या था, गुप्त वंश जब पढ़े थे हम लोग तो उसमें चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी कुमार देवी, एक गुप्त वंश में देखने को मिला। और एक गढ़वाल वंश में कुमार देवी, जिनकी किसकी बीवी थी, गोविंद चंद्र की। और गढ़वाल वंश का अंतिम जो शासक हुआ जयचंद्र हुआ। और जयचंद्र की पुत्री थी संयोगिता, जिसे पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा अपहरण कर लिया गया था। और पृथ्वीराज किस वंश से संबंधित है, तो चौहान वंश से संबंधित है। गढ़वाल वंश के बाद ही चौहान वंश पढ़ेंगे, तो पृथ्वीराज याद रखिएगा। और जयचंद्र तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अंतिम शासक था। और इसकी पुत्री थी संयोगिता, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया था स्वयंवर से। और जो ये जयचंद था, जो अंतिम शासक था, एक चंदावर का युद्ध लड़ा था किसके साथ, मोहम्मद गौरी के साथ 1194 में। और ये मोहम्मद गौरी के द्वारा मारा भी जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पढ़ेंगे चौहान वंश। चाहमार या चौहान वंश पढ़ेंगे यहाँ। तो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव संस्थापक। और इसकी पारंपरिक राजधानी थी अहिच्छत्र, लेकिन बाद में कहाँ बना, अजमेर में। और इसने राजधानी बनाया अजमेर। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशल देव। चतुर्थ विग्रहराज चतुर्देव ये प्रतापी शासक हुए। और जिसने हैरी केली नामक संस्कृत नाटक की भी रचना की है। तो एग्जाम में आया है तो याद रखिएगा कि विग्रहराज चतुर्थ विशल देव के द्वारा एक नाटक लिखी गई है, हैरी केली नाटक। सोमदेव विग्रहदेव चतुर्थ के क्या थे, राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। ललित विग्रह नामक नाटक सोमदेव के द्वारा लिखा गया था।
एक है अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित किया गया एक विद्यालय था। कहने का मतलब है कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि अजमेर में करवाया गया था और एक विद्यालय था। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा तो वो उसका ऊपरी हिस्सा को तोड़वा के उसको गुंबद को तोड़ के मस्जिद का आकार उसे दे देगा और उसका नाम रखेगा ढाई दिन का झोपड़ा। यानी कि जो वो ऊपरी हिस्सा को बनवाया था 2.5 दिन में बना था, इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। और लेकिन एक मंदिर था, वो सरस्वती मंदिर विद्यालय था, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था और बाद में उसी को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़ के उसके मस्जिद के रूप में रूप दिया जाएगा। पृथ्वीराज द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक थे और जो देखे थे गढ़वाल वंश में अंतिम शासक जयचंद। चंद्रवदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे, पता ही है क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज रासो पुस्तक भी लिखी थी और इनके राजकवि भी थे। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था, याद रखिएगा। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच हुई थी, जिसमें गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज की जीत हुई थी और इसे ये छोड़ दिया था। पृथ्वीराज तृतीय ने इसे नहीं मारा था, हत्या नहीं की थी, छोड़ दिया था। और दूसरी जो तराइन का होता है युद्ध 1192 में, तो मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है और पृथ्वीराज तृतीय उसमें हार जाते हैं। तो मोहम्मद गौरी जीतता नहीं है, धोखा से जीतता है, क्योंकि संयोगिता के जो पिता थे, जो गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र थे, मोहम्मद गौरी का साथ दे देते हैं और फिर पृथ्वीराज जो चौहान है वो पराजय हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और एक तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, वो आपका 1215 में, तो यह भी नहीं पढ़ना है। और चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। जब पृथ्वीराज चौहान पराजय हो जाते हैं तो जयचंद मोहम्मद गौरी को अपने देश जाने को बोलता है, तो उसी के विरोध में ये चंदावर का युद्ध होता है और जिसमें जयचंद की हत्या हो जाती है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे है परमार वंश। यहाँ एक पॉइंट और समझना है कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या होती है। मोहम्मद गौरी का मृत्यु होता है 1206 ईस्वी में। तो पृथ्वीराज रासो की जो पुस्तक है, जो चंद्रवदाई के द्वारा लिखा गया है, तो उस पे लिखा गया है कि मोहम्मद गौरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने की है। लेकिन अन्य कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गौरी की जो हत्या हुई है वो खोखर जनजाति के विद्रोह के दबाने में 1206 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। खोखर जनजाति जो थे उनके द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या हुई है इतिहासकारों के अनुसार। लेकिन चंद्रवदाई की पुस्तक के अनुसार किसने हत्या की है? पृथ्वीराज चौहान ने की है। और चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। खोखर जनजाति कौन थे? तो जो मोहम्मद गौरी जब भारत आके भारत को लूट के जाते थे, तो रास्ते में जो लुटेरे होते थे वो खोखर जनजाति होते थे और उन्हीं को दबाने में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी 1206 में। और इसका गुलाम कौन था? जो भारत के क्षेत्र की बात करें तो 3 गुलाम थे इनके, लेकिन एक गुलाम जो था मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि भारत में दिल्ली सल्तनत में पहला में गुलाम वंश की स्थापना करेगा 1206 में। अब आगे बढ़ते हैं। तो परमार वंश का संस्थापक जो हुआ वो हुआ उपेंद्र
राज, और इसने राजधानी बनाई थी धारा नगरी। प्राचीन राजधानी थी इनकी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो राजा भोज। याद रखिएगा कि संस्थापक उपेंद्र राज, राजधानी धारा नगरी, और जो शासक शक्तिशाली थे राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का भी निर्माण करवाया था। कहाँ? भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का भी निर्माण करवाया था। तो आसान है, याद रख सकते हैं, राजा भोज और भोजपुर नामक झील से याद रख सकते हैं। और ये जो धारा नगरी था, धारा नगरी शिक्षा एवं विद्वानों का केंद्र था, धारा नगरी। और परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक तो बता दिए, राजा भोज। और राजा भोज खुद ही विद्वान थे, गणित में, चिकित्सक में और संस्कृत में खुद ही विद्वान थे। और राजा भोज है और एक मिहिर भोज, याद कीजिए, मिहिर भोज जो कि गुजर प्रतिहार वंश पढ़ा रहे थे, तो मिहिर भोज था उसमें। ये जो है गुजर प्रतिहार वंश से संबंधित है मिहिर भोज। तो राजा भोज और मिहिर भोज में थोड़ा अंतर रखिएगा। और धारा नगरी जो है संस्कृत मंदिर का भी निर्माण राजा भोज ने करवाया था। धारा नगरी में संस्कृत मंदिर का निर्माण। एक मेरू तंग है, उन्हें एक पुस्तक लिखी थी, प्रबंध चिंतामणि पुस्तक लिखी थी। किसके द्वारा लिखा गया है? मेरू तंग के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, प्रबंध चिंतामणि। याद रखिएगा, प्रबंध चिंतामणि। और देखें तो राजा भोज के समय ही दो वंश का आक्रमण हुआ था, गंगे वंश और तेले वंश, और दोनों राजा भोज से पराजित हो गए थे। याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ेंगे चालुक्य वंश। ठीक है, और देखते तो यह क्या है। कविराज की उपाधि और विभूषित शासक राजा भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी, बता दिए, विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। और भोजपुर नगर की स्थापना राजभोज के द्वारा ही करवाया, बता दिए। परमान वंश में तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश को, और 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उद्दुल खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। आगे है सोलंकी वंश या फिर गुजरात के चालुक्य वंश। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सोलंकी वंश का संस्थापक हुआ मूलराज प्रथम, और इसकी राजधानी थी अहिलवाड़ा। देखिए, गुजरात जो है, गुजरात की राजधानी है अहिलवाड़ा, जिसे हम लोग अभी जो कहते हैं पाटन कहते हैं, तो वो था अहिलवाड़ा गुजरात में। मूलराज प्रथम शिव धर्म के अनुयायी थे। कहने का मतलब ये शिव भगवान को पूजते थे या फिर उनके उपासक थे। मूलराज प्रथम। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था। हम जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। और उसी भीम प्रथम के ही समय महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था। और जो भीम प्रथम था ना, ये मतलब भाग गया था महमूद गजनी के डर से। और उसके बाद जो आएंगे भीमद्वितीय, तो भीमद्वितीय क्या करेंगे? महमूद गजनी को परास्त कर देंगे। ठीक है, तो अगर प्रश्न आए कि भारत पे सर्वप्रथम महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया था, तो 1175 में आक्रमण किया था।
और जीत गया था। लेकिन जब सेकेंड 1178 में करेगा, उस वक्त शासक होंगे भीम द्वितीय और वो पराजय हो जाएगा। ठीक है। भीम प्रथम के सामंत कौन थे? बीमल। और इन्होंने दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था सामंत बीमल ने। सोलंकी वंश की प्रथम शक्तिशाली शासक की बात करें तो जय सिद्धराज थे और प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जैन सिंह सिद्धराज के ही दरबार में रहता था। माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा का सूर्य मंदिर जानते हैं कि गुजरात में है और ये सोलंकी राजाओं के शासनकाल में ही हुआ था। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में। और एक इससे पहले पढ़ाए थे उडंट मार्डन जो कि कश्मीर में है, वो भी एक सूर्य मंदिर है। और उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जैसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, वो भी सूर्य मंदिर है। और एक बिहार के औरंगाबाद में है सूर्य मंदिर। तो 3-4 सूर्य मंदिर याद रखिएगा। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वो जैन धर्म का अंतिम राजकीय के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक हुआ भीम द्वितीय और इसी ने क्या किया था? महमूद गजनी को पराजित किया था 1178 में। ठीक है। और महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया था? 1175 में, जो कि वो जीत गया था भीम प्रथम से। लेकिन भीम द्वितीय आएंगे तो इसे हरा देते हैं। भीम द्वितीय एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात के बघेल वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है। तो बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का क्या था? अंतिम हिंदू शासक था। याद रखिएगा। प्रश्न आए कि गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो कर्ण द्वितीय। और इसने अलाउद्दीन खिलजी सेनाओं के मुकाबला भी किया था। याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा मध्यकालीन भारत से शुरू होगा। प्राचीन भारत हमारा समाप्त हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।